नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 20 जून दिन रविवार, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और विक्रम 2078 है। 20 जून को देश दुनिया में आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समसामयिक और रहस्य रोमांच से संबंधित क्या क्या कुछ खास घटनाएं घटित हुई उस पर चर्चा करेंगे। यह एक अलग किस्म की परिचर्चा है, इसीलिए इसे अंत तक देखने की गुजारिश है। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं, अलबत्ता मेरे प्रयासों को और प्रोत्साहन मिलेगा। आज की परिचर्चा में शामिल है विश्व शरणार्थी दिवस, फादर्स डे, ब्लू इकोनॉमी और एक ऐसी झील जिसमें कोई डूबता नहीं, और अंत में उल्कापिंड को सोने की खदान समझकर रिसर्च कर रहा था नासा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 20 जून है और प्रत्येक वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि सन 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने, जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए यह स्मरण किया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय एवरी एक्शन काउंट्स है। संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता या राजनीतिक के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश से भाग गया हो। शरणार्थियों से जुड़े तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। हर मिनट 20 लोग अपना सब कुछ छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण युद्ध, उत्पीड़न या आतंकवाद होता है। 79.5 मिलियन लोग मजबूरी में अपने घरों को छोड़ चुके हैं। इनमें से 30 से 40 मिलियन शरणार्थी 18 वर्ष से आयु से कम के हैं। दुनिया की जनसंख्या का 1% हिस्सा विस्थापित हो गया है। दुनिया के विस्थापित लोगों का 80% खाद्य असुरक्षा और कुपोषण से प्रभावित देशों या क्षेत्रों में है। विस्थापितों में से 73% लोग पड़ोसी देश में रह रहे हैं। दुनिया भर के विस्थापितों में से 68% सिर्फ 5 देशों सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिण सूडान और म्यांमार से आते हैं। विश्व में 4.2 मिलियन ऐसे लोग हैं जो किसी देश के नागरिक नहीं हैं या राज्य विहीन हैं। शरणार्थी परिवारों में से लगभग 70% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। सबसे प्रभावित देश सीरिया 6.6 मिलियन जनसंख्या, वेनेजुएला 4.4 मिलियन जनसंख्या, अफगानिस्तान 3 मिलियन, दक्षिण सूडान 2.2 मिलियन, म्यांमार 1.1 मिलियन, सोमालिया 0.9 मिलियन, कांगो 0.8 मिलियन, सूडान 0.7 मिलियन, इराक 0.6 मिलियन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 0.6 मिलियन। भारत में शरणार्थी
बांग्लादेशी, श्रीलंकाई, तमिल शरणार्थी, अफगान शरणार्थी, रोहिंग्या मुसलमान, चकमा और हाजोंग समुदाय आदि शरणार्थी के रूप में हैं। फादर्स डे पिताओं के सम्मान में एक व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें पितृत्व फादरहुड, पितृत्व बंधन तथा समाज में पिताओं के प्रभाव को समारोहपूर्वक मनाया जाता है। अनेक देशों में इसे जून के तीसरे रविवार तथा बाकी देशों में अन्य दिन मनाया जाता है। यह माता के सम्मान हेतु मनाए जाने वाले मदर्स डे मातृ दिवस का पूरक है। साल 1909 में एक अमेरिकी लड़की सोनोरा स्मार्ट डोड ने पिता के सम्मान के लिए एक विचार का प्रस्ताव रखा। कई स्थानीय पादरियों ने इस विचार को स्वीकार किया और 19 जून 1910 को सोनोरा स्मार्ट डॉड द्वारा स्पोकन वाशिंगटन में पहला फादर्स डे समारोह मनाया गया। 1930 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डोड ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्सव को बढ़ावा देना शुरू किया। इसमें उसे व्यापारिक समूहों, टाई निर्माता, तंबाकू पाइप और पिता के लिए अन्य पारंपरिक उपहार की मदद मिली। 19 जून 2010 को पहली बार फादर्स डे मनाया गया। 1924 में अमेरिकी राष्ट्रपति केल्विन कोली ने फादर्स डे पर अपनी सहमति दी। फिर 1966 में राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाने की आधिकारिक घोषणा की। भारत में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गहरे समुद्री मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस पर सरकार करीब 4077 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। दुनिया के लिए ब्लू इकोनॉमी नया नहीं है। चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इस इकोनॉमी में काफ़ी कुछ किया है। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि अब भारत सरकार भी ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना चाहती है। दरअसल इससे रोजगार तो पैदा होगा ही, साथ ही साथ अब सरकार उन एरिया पर फोकस करना चाहती है जहां अभी तक पूरी तरह से काम नहीं हुआ है। दुनिया की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान करीब $270 बिलियन का है। इसीलिए अब भारत भी इस सेक्टर के जरिए और आगे बढ़ने की तैयारी करना चाह रही है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में फैले समुद्र का वर्ल्ड जीडीपी में 5% का योगदान है। दरअसल भारत की तटीय सीमा काफ़ी लंबी है। साथ ही भारत हिंद महासागर में स्थित प्रमुख देश है, जिसमें पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बजट में महासागरों के उपयोग की बात कही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सेक्टर में चीन, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देश पहले ही काफ़ी आगे जा चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 3 से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक गतिविधि समुद्रों के माध्यम से होती है। समुद्री माध्यम से पूरी दुनिया में 6 से 21 ट्रिलियन के माल और सेवाओं का आवागमन होता है। केवल मैरीन और कोस्टल रिसोर्सेज की मार्केट वैल्यू 3 ट्रिलियन के करीब है। वर्ष 2015 तक करीब 2.5 ट्रिलियन ग्रॉस मेरीन प्रोडक्ट का काम हुआ है। OECD 2016 की बात करें तो समुद्री वेस्ट इंडस्ट्रीज में करीब 1.5 ट्रिलियन का ग्रोथ दर्ज किया गया है। इसमें 33% की हिस्सेदारी ऑयल एंड नेचुरल सेक्टर की रही है, 26% की हिस्सेदारी ओशियन एंड कोस्टल टूरिज्म की रही है, 13% की हिस्सेदारी पोर्ट और 11% की ग्रोथ मेरीन टाइम
इक्विपमेंट्स के जरिए मिली है। भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की बात करें तो चीन में ब्लू इकोनॉमी पर कई काम हो चुके हैं, वहीं पाकिस्तान में इस मोर्चे पर कोई खास काम नहीं हुआ है। लेकिन भारत अगर इस योजना पर सही से अमल करे तो पड़ोसी देशों से आगे निकल सकता है, क्योंकि भारत के पास भारतीय समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट में मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6,300 किलोमीटर है। द्वीप क्षेत्र अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप का संयुक्त तटीय विस्तार 1,216.6 किलोमीटर है। दरअसल भारत के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी का ड्राफ्ट भारत की इस विशाल समुद्री संसाधनों को ही देखकर किया है। सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर इस सेक्टर में अपने पड़ोसियों को मात दे सकता है, क्योंकि देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमाओं से लगते हैं। 199 ऐसे बंदरगाह हैं जहां हर साल करीब 1400 मिलियन टन का कारोबार केवल जहाज़ों से होता है। कई देशों ने अपनी ब्लू इकोनॉमी का बेहतर उपयोग किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश हैं। क्योंकि भारत के पास सागर संसाधन का विशाल भंडार है, ऐसे में भारत ब्लू इकोनॉमी के जरिए आगे बढ़ सकता है। इससे लोगों को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं उद्योग जगत की भी तरक्की होगी और भारत की इकोनॉमी में और तेज़ी से विकास होगा। एक ऐसी झील जिसमें कोई डूबता नहीं। प्रकृति अपनी सुंदरता से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। अलग अलग मौसम और तापमान के कारण दुनिया भर में प्रकृति के भी अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। यहाँ कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान, कहीं कलकल बहती नदी तो कहीं सूखे रेगिस्तान। दुनिया भर में जाने कितनी देखी अनदेखी खूबसूरत जगहें हैं, जहाँ एक बार जानने के बाद वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। उनमें से कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनकी खासियत जानकर आम इंसान तो क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही एक मनमोहक जगह है मिस्र की सिवा झील। इस झील की खासियत यह है कि इसमें कोई डूबता नहीं है। मिस्र में सिवा ओएसिस पश्चिमी रेगिस्तान में स्थित है। ज़्यादातर टूरिस्ट गर्म झरनों, सुंदर सीनरी और खूबसूरत रेगिस्तान देखने के लिए यहाँ आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आप नमक की झीलों के खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेते हुए तार के पेड़ों के बीच टहल सकते हैं। क्रिस्टल नीले रंग के कारण इन झीलों के पास से गुजरते हुए ऐसा लगता है कि ये समुद्र तट है, हालांकि वास्तव में ये झील है। सिवा लेक के पानी में बड़ी मात्रा में नमक पाए जाने के कारण वे आँखों और त्वचा के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट का काम करते हैं, जिस कारण इसे हीलिंग लेक भी कहा जाता है। सिवा झीलों का पानी साइनस, त्वचा और आँखों के उपचार का काम करता है। यहाँ के पानी में नमक की मात्रा 95% से अधिक है, जिस कारण आप यहाँ पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि उसकी सतह पर बिना किसी सहारे के तैर सकेंगे। इस जगह की खूबसूरती देखकर और सिवा झीलों के पानी की मेडिकल प्रॉपर्टी जानकर आपका मन बस तुरंत यहाँ पहुँचने के लिए टिकट बुक कराने का मन होगा। उल्कापिंड को सोने की खादान समझकर रिसर्च कर रहा था नासा। करोड़ों रुपए बर्बाद करने पर पता चला सच्चाई। अंतरिक्ष स्पेस स्टडी में मिले एक उल्कापिंड एस्ट्रॉयड को नासा के वैज्ञानिकों ने इतना कीमत बताया था कि इससे धरती की सारी गरीबी दूर हो सकती। हालांकि करीब साल भर स्टडी करने के बाद अब उनका मानना कुछ और ही है। अंतरिक्ष अपने आप में काफ़ी सारे रहस्यों से भरा है। कई बार वैज्ञानिकों के हाथ कुछ ऐसा भी लग जाता जिसे लेकर वे उत्साहित भी हो जाते हैं। नासा के हाथ ऐसा ही एक उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति के बीच लगा। इस पिंड के बारे में नासा का कहना था कि ये गेम चेंजर है और धरती को इतना पैसा दे सकता है कि हर इंसान करोड़पति बन जाएगा।
नासा ने इतना सब कुछ सोचकर इसके रिसर्च के लिए करोड़ों रुपए लगा दिए। वो तो अच्छा हुआ कि मिशन के लॉन्च होने से पहले ही पता चल गया कि 16 साइकी नाम का ये क्षुद्र ग्रह कोई कीमती खजाना नहीं बल्कि मलबे का ढेर है। ये दूसरे उल्कापिंडों की तरह मेटल कम और कार्बन कंटेंट ज़्यादा संजोए हुए है। वैज्ञानिकों ने कहा था कि साइकी 16 नाम के इस आलू की तरह आकार के क्षुद्र ग्रह की संरचना सोने, बहुमूल्य धातु, प्लेटिनम, आयरन और निकल से बनी हुई है। सोने लोहे से बने इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 226 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह पर खास तौर से लोहे की भरपूर मात्रा है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों के मुताबिक एस्टेरॉयड पर मौजूद लोहे की कुल कीमत करीब 8000 क्वाड्रिलियन पाउंड है। यानी आसान तरीके से समझा जाए तो 8000 के बाद 15 शून्य और लगाने होंगे। अब प्लानेटरी साइंस जर्नल में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक साइकी 16 में 82.5% मेटल, 7% लो आयरन पैरोक्सिन और 10.5% कार्बन कंट्राइड मौजूद हैं। इसके अंदर 35% खोखलापन हो सकता है। वैज्ञानिकों की टीम में शुमार स्टूडेंट डेविड कैंटिलो का कहना है कि साइकी 16 में मेटल कंटेंट कम भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सारे उल्कापिंडों जैसा ही होगा। डेली मेल के मुताबिक नासा इस उल्कापिंड पर अगस्त 2022 में अपना मिशन भेजने वाला है। ये मिशन 4 साल बाद यानी 2026 में वहाँ से वापस आएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उनके अनुमान से कम भी मेटल यहाँ मिला तो भी ये बड़ी सफलता होगी। हालांकि पहले भी नासा उल्कापिंड पर खुदाई की योजना लेकर नहीं चल रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे धरती पर संघर्ष बढ़ सकता है। वो बात अलग है कि स्पेस माइनिंग के लिए कंपनियां काफ़ी उत्साहित थीं। कुछ लोग धरती पर मौजूद स्वर्ण धातु को भी उल्कापिंड से देखकर जोड़ने लगे थे। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें। सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुँचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।